हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित। आज हम मध्य प्रदेश सिविल जज के कुछ माइनर एक्ट को देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के उद्देश्य को, तो कहीं ना कहीं किसी एक्ट को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य होता है। तो इस अधिनियम के पीछे भी क्या उद्देश्य है? तो इस अधिनियम के बनाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मध्य प्रदेश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निवासिक या अनिवासिक प्रयोजन के लिए स्थान मिल सके, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको रहने के लिए या किसी व्यापारिक प्रयोजन के लिए स्थान मिल सके। ये तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हो गया इस अधिनियम का। ठीक है, यहाँ पर निवासिक का मतलब होता है रहने योग्य कोई स्थान, या अनिवासिक प्रयोजन का मतलब होता है कोई व्यापारिक कार्य करने के लिए। ठीक है, द्वितीय उद्देश्य की यदि हम बात करें तो स्थान के साथ साथ भाड़े पर नियंत्रण हो सके सरकार का, किराएदारी पर नियंत्रण हो सके। ठीक है, भूस्वामी और किराएदार के बीच में एक विधिक संबंध स्थापित हो सके, तो ये भी इस अधिनियम का उद्देश्य है। साथ ही साथ किस प्रकार से किसी अभिधारी को, अभिधारी का मतलब होता है किराएदार, किराएदार को उस स्थान से या उस निवास से बेदखल किया जा सके, इस अधिनियम के बारे में ये भी प्रावधान उसमें बताया गया है। तो सिंपल से हमने कहानी बताई आपको कि इस अधिनियम का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में जितने भी जो व्यक्ति है उनको रहने के लिए या फिर किसी व्यापार करने के लिए उनको एक घर उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ किराया पर, भाड़े का मतलब होता है किराया, तो किराया पर नियंत्रण हो सके, किराएदारी पर नियंत्रण हो सके। ठीक है, जैसे उदाहरण एक बताता हूँ। तो पहले समय में क्या होता था, कोई व्यक्ति जब किसी मकान में किराए से रहता था तो वो उसी घर पर कब्जा कर लेता था, लगातार वो रहता था 10-15 वर्ष तक, तो कब्जा कर लेता था। तो अब ऐसे में उस व्यक्ति को कैसे हटाया जाए, तो उसके भी प्रावधान बताए गए हैं। या फिर मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो किराए को लेकर के जो समस्या है उससे भी समाधान के लिए इस एक्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी प्रकार की मकान मालिक और किराएदार के बीच में ऐसे जितनी भी प्रकार की जो नियंत्रण हो सके, किराएदारी को लेकर के जो भी प्रावधान हो सकते हैं वो उसको बताया गया है इस अधिनियम में। तो चलिए देखते हैं इस अधिनियम को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस अधिनियम की संरचना को हम लोग देखेंगे। तो इस अधिनियम में 7 अध्याय होंगे जिसके अंतर्गत 51 धाराएं हैं। ठीक है, कितने अध्याय इसके अंतर्गत? 7 अध्याय है और 51 धारा है इस अधिनियम की। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 1961 को अनुमति प्रदान की गई, यानी कि 25 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को मुहर लगाई गई। फिर बात करें मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1961 को यह अधिनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हो गया। तो देखा जाए तो 25 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगी गई या राष्ट्रपति की अनुमति मिली गई। 30 दिसंबर 1961 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हो गया। तो ये आप 25 दिसंबर और 30 दिसंबर ये 2 तारीख जो है वो याद रखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी सिविल जज में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो धारा 1 जो है इस अधिनियम की, वो संक्षिप्त नाम, उसके विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961। इसके यदि विस्तार की बात करें तो यह जो अधिनियम होगा, यह जो कानून होगा, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा, इसका विस्तार होगा। यह अधिनियम उन क्षेत्रों में लागू होगा जो कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, मतलब कि ये ऐसे क्षेत्रों में लागू होगा जो कि अधिनियम की जो प्रथम अनुसूची है उसमें बताए गए जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा। ठीक है, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है बताया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम धारा 2 की। अधिनियम की धारा 2 बताती है परिभाषाओं खंड के बारे में बात करती है। तो 2A जो है वो स्थान के बारे में बात करता है। स्थान से अभिप्रेत है कोई भवन या भवन का भाग, चाहे वह निवासिक है या अनिवासिक, और उसके अंतर्गत आता है। देखिए, स्थान के अंतर्गत अभिप्रेत का मतलब होता है शामिल होना। तो स्थान के अंतर्गत क्या शामिल होगा? तो कोई ऐसा भवन होगा या कोई ऐसा भवन का भाग होगा, चाहे वह रहने के लिए दिया गया हो, चाहे वह किसी व्यापारिक उद्देश्य के लिए दिया गया हो, तो ऐसा भवन आता है। जैसे उदाहरण में आपको बताऊं तो यदि आप किसी को किराए से देते हो मकान, आपका घर देते हो, तो वो भवन जो होगा, वो जो घर होगा आपका, वो एक स्थान कहलाएगा। या फिर भवन का कोई भाग होगा, मान लीजिए आप
का फ्लोर है, आप नीचे आप रह रहे हो, आप और उसके ऊपर आपने कोई मकान आपका खुद का या कोई कमरा बना के रखा है, तो उसको आपने किराए से दिया है, तो वो भवन का भाग कहलाएगा। ठीक है, आपके जो घर होगा उसका एक भाग कहलाएगा। तो या आपने उस भाग को किराए से दिया हो, ठीक है, तो वो स्थान के अंतर्गत आता है। अब बात करके स्थान के अंतर्गत और क्या क्या चीज आएगी, तो कोई ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाया जा रही हो, या फिर कोई ऐसी भूमि होगी जो कृषि प्रयोजन यानी कि कृषि के उपयोग में नहीं लाई गई हो, तो ऐसी भूमि भी आएगी इसके अंतर्गत, भवन के स्थान के अंतर्गत। या ऐसा भवन या भवन का कोई ऐसा भाग जिसमें अनुलग्न कोई उद्यान, मैदान, गैराज या उपग्रह आदि आता हो। यानी कि आपने किसी व्यक्ति को घर किराए से दिया, तो आपके घर किराए से दिया, आपने आपका घर किराए से दिया, तो उसके सामने कोई बगीचा है तो वो भी स्थान के अंतर्गत आएगा, या कोई मैदान है तो वो भी स्थान के अंतर्गत आएगा, या फिर किसी व्यक्ति को आप जो मकान है वो दुकान के लिए उपयोग में लाया जाए, तो जो गैराज होगा तो वो भी आप स्थान के रूप में आएगा। ठीक है। सी की बात करें तो 2C जो है कोई ऐसी फिटिंग जो किसी ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए लाई गई हो, या आपने जो भवन जो घर किराए से दिया उसमें जो फिटिंग होती है, जैसे नल फिटिंग वगैरह हो गई, बिजली फिटिंग हो गई, तो वो भी स्थान का अंतर्गत आएगी। ठीक है। या फिर कोई ऐसा फर्नीचर जो भवन या भवन के भाग में उपयोग में लाए जाने के लिए भूमि स्वामी द्वारा दिया गया है, या फिर कोई आपने भवन किसी व्यक्ति को किराए से दिया है, उसमें पंखे भी लगे हैं, फर्नीचर है उसमें, तो ये सारी चीजें भी आपने उसको दी गई है, तो ये भी स्थान के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो ये सारे जितने भी ग्राउंड दिए गए हैं ये सारे स्थान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टू जो है वो भूस्वामी की बात करता है। भूस्वामी का साधारण सा मतलब होता है मकान मालिक। ठीक है। भूस्वामी से अभिप्रेत है या भूस्वामी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से या उसके फायदे के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है। यानी कि भूस्वामी के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो स्वयं भाड़ा लेता हो या स्वयं किराया लेता हो उस घर का, क्या, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किराया लेता हो, जैसे कि उसका बेटा हो तो वो किराया लेने जाएगा तो वो भी भूस्वामी कहलाएगा। ठीक है। या उसके फायदे के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है तो वो भी भूस्वामी कहलाएगा। किसी को संरक्षक बनाया हुआ उस घर का तो वो भी किराया ले सकता हो तो वो भी भूस्वामी कहलाएगा। ठीक है। रिसीवर की हैसियत से कोई व्यक्ति है तो वो भी भूस्वामी कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी जो व्यक्ति है वो भूस्वामी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो भूस्वामी टू बी में जो बताएगा जो व्यक्ति है वो भी भूस्वामी आएंगे, या फिर जब हम इस एक्ट में पढ़ेंगे धारा 23J तो उसमें जितने भी व्यक्ति आएंगे वो भी भूस्वामी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। 2C जो है वो विधिपूर्ण वृद्धि की बात करता है। तो विधिपूर्ण वृद्धि से अभिप्रेत है भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की गई है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी व्यक्ति को घर किराए से दिया, अब वो लगातार रह रहा है, आपने पूछा कि यार इसको तो मैंने सस्ते में किराए से दिया, अब समय भी बीत रहा है तो मैं थोड़ा सा किराया बढ़ाऊं। ठीक है। तो ये ऐसे जो किराए में थोड़ी जो वृद्धि होती है, ठीक है, ये विधिपूर्ण वृद्धि कहलाती है। मतलब कि इस एक्ट के या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपने जो वृद्धि करी है ये विधिपूर्ण वृद्धि कहलाएगी। ठीक है। यानी कि किराए में जो वृद्धि होगी विधिपूर्ण तरीके से तो ये विधिपूर्ण वृद्धि कहलाएगी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम 2E, ये कुटुंब के सदस्य की बात करता है कि कुटुंब के सदस्य में कौन कौन शामिल होगा। तो कुटुंब के सदस्य से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति की दशा में अभिप्रेत है पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, पितामह, मातामह, माता, अविवाहित बहन, चाचा, चाचा की पत्नी, विधवा या भाड़े का पुत्र, अविवाहित पुत्री जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास कर रहे हैं। मतलब जितने भी व्यक्ति जो बताए गए हैं ये सारे कुटुंब के सदस्य कहलाएंगे। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की दशा में हम बात करें तो उसकी जो पति होगी, ठीक है, उसकी जो पत्नी होगी वो भी कुटुंब का सदस्य कहलाएगा। कोई लड़की है तो उसकी जो पति है वो भी कुटुंब का सदस्य कहलाएगा। उसका कोई पुत्र है, अविवाहित पुत्री है, उसका कोई पिता है, ठीक है, अविवाहित बहन है, चाचा है, चाचा की कोई पत्नी है तो वो भी कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगी। या फिर चाचा की कोई विधवा है तो वो भी कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगी। या उसका कोई भाड़े का पुत्र है
या अविवाहित पुत्री है तो वो भी उसके कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कोई घर किराए से दिया है, ठीक है। तो आप तो किराया लेने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ मान लीजिए किसी दिन आपकी पत्नी चली गई, ठीक है, किराया लेने के लिए, तो वो कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगी, ठीक है। आपका कोई भाई चले गया तो वो कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगा। आपकी कोई अविवाहित पुत्री किराया वसूलने चली गई तो वो कुटुंब के सदस्य के अंतर्गत आएगा। तो ये जितने भी सदस्य जो हैं या जितने भी व्यक्ति जो हैं वो कुटुंब के सदस्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने बात करी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की सामान्य सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।